रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, रात के 1:05 पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके ऊपर इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई होगी। पाकिस्तान ने जिसे पाला पोसा बढ़ाया और जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया, उसको नस्तेनाबूद कर दिया भारतीय सेना ने। एयर स्ट्राइक के माध्यम से 5 मिनट के अंदर 9 ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया। 1:05 पर एयर स्ट्राइक होता है जो 1:30 तक चलता है और इस दौरान लश्कर ए तोयबा हो या जैसे मोहम्मद हो, उसके ठिकानों को भारतीय सेना ने नस्तेनाबूद कर दिया। और जो जानकारी सामने आ रही है उसके हिसाब से 100 से भी ज्यादा आतंकी के मारे जाने की सूचना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अजहर मसूद है, मसूद अजहर, उसके परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। बड़ी खबर है। जिस तरह से लगातार भारत की ओर से यह कहा जा रहा था कि आतंकियों के ठिकाने को चुन चुन कर रौंदा जाएगा, कुचला जाएगा, वो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। लगातार रात भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉनिटरिंग खुद करते रहे, जो जानकारी सामने आ रही है, और चुन चुन करके उन आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया गया जो भारत में अपने कायराना हरकत के माध्यम से लगातार भारत में, खास करके जम्मू कश्मीर के एरिया में तबाही मचा रहे थे। 22 अप्रैल की घटना तो सबको याद होगा। 22 अप्रैल की घटना को कितने बहनों की मांग की सिंदूर उजड़ गए। 26 लोगों को मारा गया, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली थे। और उसी को ध्यान में रखकर इस ऑपरेशन का नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, और पाकिस्तान को इस ऑपरेशन सिंदूर ने कर दिया चूर चूर। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस ऑपरेशन की रही है, भारत ने यहां भी मानवता का परिचय दिया है। पाकिस्तान भले ही हमारे सिविलियन को टारगेट करता हो, लेकिन भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को टारगेट किया, आतंक पर सीधे तौर पर वार किया है। वहां के किसी भी सिविलियन को चोट नहीं आई। लेकिन पाकिस्तान कहां चुप रहने वाला है। उसके मंसूबे, जो गंदे मंसूबे हैं, वो मंसूबे कब समाप्त होने वाले हैं। एलओसी पर जिस तरह से पाकिस्तान की सेना ने गोलीबारी की, बमबारी की, उससे हमारे 7 लोगों की, हमारे 7 सिविलियन की जान गई है। 3 के नाम हमारे पास आए हुए हैं, जिसमें मोहम्मद आदिल, सलीम हुसैन और रूबी कौर हैं। और पहली मर्तबा ऐसा हुआ है दोस्तों कि देश के इतिहास में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी ऑपरेशन के बाद, किसी स्ट्राइक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया हो। और आज जो 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, आर्मी की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन के बारे में जो जानकारी दी, वो हम आपको सुनाएंगे। और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने क्या कुछ कहा ऑपरेशन के बारे में, पहले आप उसको सुन लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 को लश्कर तैयबा से संबंधित पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने भारत में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर बर्बरतापूर्ण हमला किया। 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक को कायरतापूर्ण मौत के घाट उतार दिया गया। मुंबई के 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद यह भारत में हुई किसी आतंकवादी हमले में मारे गए आम नागरिकों की संख्या की दृष्टि से सबसे गंभीर घटना है। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य
इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। एक समूह ने खुद को रेजिस्टेंस फ्रंट TRF कहते हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकवादी समूह लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ है। यह उल्लेखनीय है कि भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 कमेटी की सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम को अर्धवार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें TRF के बारे में साफ इनपुट दिए गए थे। इससे पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए कवर के रूप में TRF की भूमिका सामने आई थी। इससे पहले भी दिसंबर 2023 में भारत ने इस टीम को लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बारे में सूचित किया था, जो TRF जैसे छोटे आतंकवादी समूहों के माध्यम से अपनी गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं। इस संबंध में 25 अप्रैल को UN सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस वक्तव्य में TRF के संदर्भ को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच से पाकिस्तान के साथ आतंकवादियों के संपर्क उजागर हुए हैं। रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किए गए दावे और लश्कर ए तैयबा से ज्ञात सोशल मीडिया हैंडल द्वारा इसको रीपोस्ट किया जाना इसकी पुष्टि करता है। चश्मदीद गवाहों और विभिन्न जांच एजेंसियों को उपलब्ध अन्य सूचनाओं के आधार पर हमलावरों की पहचान भी हुई है। हमारी इंटेलिजेंस ने इस टीम के योजनाकारों और उनके समर्थकों की जानकारी जुटाई है। इस हमले की रूपरेखा भारत में सीमा पार आतंकवाद को अंजाम देने के पाकिस्तान के लंबे ट्रैक रिकॉर्ड से भी जुड़ी हुई है, जिसके लिखित और स्पष्ट दस्तावेज उपलब्ध हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादियों के लिए एक शरण स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित आतंकवादी सजा पाने से बचे रहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर विश्व और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों को जानबूझकर गुमराह करने के लिए भी जाना जाता है। साजिद मीर का मामला, जिसमें इस आतंकवादी को पाकिस्तान ने मृत घोषित कर दिया था और फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के परिणाम स्वरूप वो जीवित पाया गया, इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। ये स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह, जैसा कि आपको ज्ञात होगा, भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही
नपीतुली, नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। यह आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। आपको यह भी स्मरण होगा कि 25 अप्रैल 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पहलगाम आतंकवादी हमले पर एक प्रेस वक्तव्य जारी किया था, जिसमें आतंकवाद के इस निंदनीय कार्य के अपराधियों, आयोजकों, फाइनेंसरों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के दायरे में लाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। भारत की आज की इस कार्रवाई को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडॉक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। नाला कैंप भिंबर ये LOC से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर हथियार हैंडलिंग, IED व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था। अब्बास कैंप कोटली LOC से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहाँ तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। अब मैं पाकिस्तान के अंदर के टारगेट से अवगत कराना चाहूंगी। पहला, सर्जल कैंप सियालकोट अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठवा के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट 18 से 12 किलोमीटर IB से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज ताइबा मुरीद के IB से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब और डेविड हेडली भी यहाँ ट्रेन हुए थे। मरकज सुभान अल्लाह भावलपुर ये इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर दूर है। जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय था। यहाँ पर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग व इंडॉक्ट्रिनेशन का केंद्र भी था। शीर्ष आतंकी अक्सर यहाँ आते थे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि किसी भी सैन्य ठिकाने का निशाना नहीं बनाया गया और अभी तक किसी तरह की नागरिक क्षति की रिपोर्ट नहीं है। दोस्तों, इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की नींदें हराम कर दी है। हालांकि पाकिस्तान की नींदें तो जब उसने अपने आका के संरक्षण में
पहलगाम में घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद से ही उसके नेताओं को, उसके रहनुमाओं को नींद नहीं आ रही थी। लेकिन कल रात जिस तरह से एयर स्ट्राइक होता है और इसके बाद से तो कहिए कि चैन, नींद, सब कुछ समाप्त हो चुका है। अब तो वो भारत से भीख मांग रहे हैं कि आपने जो कुछ किया उस पर मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन बंद कर दीजिए। उसके विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री कहते हैं इस तरह की बातें। इस कार्रवाई में जो एयर स्ट्राइक हुआ, इस स्ट्राइक में जो ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है, इसमें अगर देखेंगे तो जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तौयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने को ध्वस्त किया गया है, नस्ते नाबूद कर दिया गया है। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह के कैंप को ध्वस्त किया गया, ठिकाने को ध्वस्त किया गया जो जैश ए मोहम्मद का था। मुरीद के में मरकज तैयबा के कैंप को ध्वस्त किया गया, ठिकाने को ध्वस्त किया गया जो लश्कर ए तैयबा का था। 13 कला में सरजल में को ध्वस्त किया गया, वहां पर जैश ए मोहम्मद का था। सियालकोट में महमूमा जोमा का किया गया, वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन का था ठिकाना वो। बरनाला में मरकज अहले हदीस का किया गया है जो लश्कर ए तौयबा का था। कोटली में मरकज अब्बास का किया गया जो जैश ए मोहम्मद का था। कोटनी में मस्कर राहिल शाहिद का किया गया जो हिजबुल मुजाहिदीन का था। और सवाई नाला कैंप जो मुजफ्फराबाद में, वहां पर किया गया लश्कर ए तौयबा का ठिकाने को ध्वस्त किया गया, नस्ते नाबूद किया गया। और वहीं मुजफ्फराबाद में ही सैयदना बिलाल कैंप को भी ध्वस्त किया गया जो जैश ए मोहम्मद का था। और इसमें 100 से ज़्यादा आतंकी के मारे जाने की सूचनाएं आ रही है। बहावलपुर से 100 किलोमीटर की दूरी पर अटैक किया गया, जो मैंने बताया मरकज सुभान अल्लाह का जो कैंप था वहां पर किया गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे मुरीद के में जो मरकज तैयबा का था वो 30 किलोमीटर दूर था। और उसके बाद 13 वाला में जो सरजल का था वो 35 किलोमीटर दूर था। यानी पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, इसमें आप पाएंगे कि किस तरह से भारतीय सेना ने अपनी वीरता का परिचय दिया और पाकिस्तान को उसके ही घर में, जिसको वो पाल के रखा था, जो उसके आका थे, उसके आकाओं को नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इसके बाद से पाकिस्तान की स्थिति यह है कि पाकिस्तान गिदर भभकी तो दे रहा है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। पाकिस्तान को पता है कि अगर वो कोई कार्रवाई करता है तो अब भारत उसको छोड़ने वाला नहीं है। इस आतंकिस्तान का अंत भारत करने को तैयार है। और इसको लेकर के जिस तरह से इजराइल ने भारत का समर्थन किया, अमेरिका ने भारत का समर्थन किया है, और कहीं ना कहीं पूरे विश्व का, चाइना को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व का समर्थन भारत को मिल रहा है। कहीं ना कहीं कूटनीतिक रूप से भी भारत ने इस पर विजय हासिल की है। दोस्तों, लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर विलंब क्यों हो रहा है, तो आपने देखा कि आर्थिक स्तर पर कैसे कमजोर किया जाए पाकिस्तान को, पानी को रोका गया। कूटनीतिक स्तर पर और अब सैन्य स्तर पर पाकिस्तान को उसका जवाब उसी के हिसाब से भारत दे रहा है। देश के इतिहास में यह पहली मर्तबा हो रहा है कि सेना के अधिकारी आके प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं। और जो विदेश सचिव ने जो बातें कही कि जो अटैक किया गया था पहलगाम में, जिस तरह से निर्दोष टूरिस्ट को मारा गया था आतंकी संगठनों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा, उसका मंसूबा था कि जम्मू कश्मीर में सांप्रदायिक दंगा फैलाना, उसके लिए प्रेरित करना। और एक समूह ने खुद को टीआरएफ कहते हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी और इसे यूएन ने पहले ही प्रतिबंधित किया था और यह लश्कर से जुड़ा हुआ था। और इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पहलगाम हमले के बाद जो आक्रोश लोगों के बीच में था, भारत के जनमानस के बीच जो आक्रोश था, वो आक्रोश था कि जैसे मुंबई हमला हो या फिर संसद पर हमला हो या गुजरात में जो मंदिर पर हमला हुआ था, अगर आप पूरे तौर पर देखेंगे तो पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा था अपने इस गलत कार्यों से, गलत मंसूबे से। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 तारीख को पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत की थी, उसके बाद 23 तारीख को, 23 अप्रैल को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था उसको आतंकियों को तो मारेंगे ही, उसके आका को भी सबक सिखाएंगे। और अब उसके आका जो है, आतंकियों के आका पाकिस्तान,
वो ना तो पानी पी रहा है और ना ही पेशाब कर पा रहा है। ये स्थिति करके रख दी गई है। सांसें रुकी हुई है पाकिस्तानियों की। कांप रहा है पूरा पाकिस्तान की भारत का अब अगला स्टेप क्या होगा। दोस्तों, याद होगा कि कल जिस तरह से देश के 250 के करीबन जगहों पर मॉक ड्रिल कराने की बातें हो रही थी, सबके जहन में ये बातें थी कि युद्ध से पहले मॉक ड्रिल करा करके लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि कैसे बचाव किया जाए। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में कुछ और ही चल रहा है। मॉक ड्रिल तो है, लेकिन इससे पहले ओरिजिनल ड्रिल करके दिखा दिया और उन 9 ठिकाने को नस्ते नाबूद कर दिया जिन 9 ठिकाने पर आतंकवादियों ने अपना जो है सो बसेरा बना रखा था। मस्जिदों में रहते थे वो, मस्जिद को घर बना के रहते थे वो, चाहे वो मसूद अजहर हो या अन्य आतंकी हो। और अब पाकिस्तान अगर कोई और गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो पाकिस्तान ये सोच ले कि देश में निर्णय लेने वाला भी व्यक्ति है और हमारी सेना भी है जो आपके हर वार का आपसे तेजी के साथ जवाब देना जानती है। चीन चाहे कितना भी आपको सपोर्ट कर दे, लेकिन बचाने के लिए नहीं आ सकता है चीन। और अब जो स्थिति बनी हुई, अगर उस स्थिति को देखेंगे तो पाकिस्तान पूरी तरह से हिला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि देश के आम नागरिक जो हैं वो खुश हैं। सुबह जैसे ही ये घटना, क्योंकि रात को जिस समय ये घटना हुई सभी चैन की नींद सो रहे थे, उन्हें क्या पता था कि रात में हमारी सेना जो है सब कमाल कर रही है। हमारे सूरवीर पाकिस्तान को उसके घर में घुस के, उसकी मांद में घुसकर, आतंकवादियों को उसकी मांद में घुसकर ठोक रहे हैं। लेकिन जब सवेरे जैसे इन लोगों की नींद खुली, समाचार पत्रों को देखा, टीवी चैनलों को देखा और जब ये जानकारी मिली तो उसके बाद ये चर्चा का विषय आम मानस के बीच में था और अपने नेतृत्व को धन्य मान रहे थे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि पाकिस्तान अगला रुख क्या अपनाता है, क्योंकि बिना बारूद के बम, बिना गोले के तोप लेकर के पाकिस्तान कितनी देर तक भारत के सामने टिक सकता है। और यह तय मान के चलिए, अगर पाकिस्तान ने कोई नापाक इरादा अपनाया तो इस बार पाकिस्तान के एक नहीं 4 टुकड़े होंगे और ये 4 टुकड़े होने के लिए तैयार हैं। वहां के लोग ही चाहते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का एरिया हो या सिंध का एरिया हो, वहां के लोग ही चाहते हैं कि ऐसा हो। पीओके में अटैक हुआ, इसके बाद पंजाब में, जहां पाकिस्तान अधिकृत पंजाब जो एरिया है पाकिस्तान में, वहां पर जहां आतंकियों को छुपा के रखा था, वहां पर एयर स्ट्राइक करके जिस तरह से नस्ते नाबूद किया भारतीय सेना के जवानों ने। भारतीय सेना के जवानों को सैल्यूट है इस कार्य के लिए। देश के नेतृत्वकर्ता को सैल्यूट है कि जो कहा वो करके दिखाया। अब आगे अगर कोई नापाक इरादा पाक रखता है तो इस बार पाक समझ ले कि वो इतने टुकड़े में बंट जाएगा, फिर पाकिस्तान जो विश्व के नक्शे पर एक देश के रूप में है वो नजर नहीं आएगा। बहरहाल हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे आगे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है। इस विशेष में इतना ही। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।